हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर पहुंच चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स के। जैसा कि आपको पता है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर नाम का ये चैप्टर चल रहा है ना। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत करी थी, नेचर ड्युअलिटी को समझा था, और मैंने आपको क्वांटम थ्योरी के बारे में बता दिया था कि जो लाइट होती है दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसे हमने फोटोन का नाम दिया था, और उसके आधार पे हम लोगों ने सारी बातें करी थी। ठीक, आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे और सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करा जाए। अपना नोट, अपना पेन लेकर के बैठ जाइए और व्यवस्थित होकर के बैठ जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये बात समझ ली थी कि किस तरीके से लाइट के फोटोन किसी भी मटेरियल पार्टिकल से, मैटर पार्टिकल से, जैसे इलेक्ट्रॉन से कैसे इंटरैक्ट करते। अब यहां पर हम लोग एक अरेंजमेंट करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ठीक ढंग से समझेंगे। और कई टर्म है यहां पर जो आपके सामने आने वाला है। सबसे पहला जो टर्म आपके सामने आने वाला है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं पहले लिख देता हूं आपके सामने। सबसे पहला टर्म आने वाला है। दूसरा टर्म आने वाला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तीसरा आपके पास आने वाला है सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये सब टर्म आएंगे। और लास्ट में आपके पास एक पांचवा टर्म भी है दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है जी? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहां पर भाई और बहनों हम लोग 5 टर्म आएंगे वन बाय वन, जिस पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग यहां पर एक अरेंजमेंट करेंगे और उस अरेंजमेंट से ही भाई और बहनों हम लोग इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, आइए उस अरेंजमेंट को समझते हैं और उस अरेंजमेंट से सारी चीजों को समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, ध्यान से सुनिएगा। जब रिकॉर्डिंग करिए तो कई चीजें देखनी पड़ती है ना। ऑलराइट, चलिए आओ। यहां पर हमारे पास में एक बड़ा सा मैं ट्यूब लेता हूं। ठीक, यहां एक प्लेट लगी हुई है भाई और बहनों। इस प्लेट के अंदर इसके आयंस होंगे, वो माई बाप जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। और इसमें आवारागर्दी करते हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये यहां से एक वायर लगाया गया, यहां एक गैल्वानोमीटर लगाया गया है। यहां आए, जब आप यहां पहुंचे तो सामने भी एक प्लेट लगी हुई है। राइट, क्लियर? कोई सेल वगैरह नहीं लगा, गैल्वानोमीटर लगा है। यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां से लाइट आने का रास्ता है, लाइट आने की जगह हमने खाली कर रखी। यहां पर जो है एक सेल लगाना है हमको। यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ठीक, लेकिन शुरुआत में नहीं। राइट, इसको हम कहते हैं, ये कैथोड या एमिटर प्लेट कहलाएगा। कैथोड कहलाएगा, या फिर बेहतर शब्द है एमिटिंग प्लेट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही होना है। और यह है कलेक्टिंग प्लेट या फेसिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट या फिर इसी को हम कहते हैं फेसिंग प्लेट। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल बातें होंगी आपसे, बहुत सिंपल बातें आपसे करने वाले। फेसिंग प्लेट या फिर कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी सिंपल, बहुत इजी बात है। देखिए,
यहां पर हम लोग एक स्विच वगैरह लगा लेंगे छोटा सा, ये स्विच वगैरह, ठीक। अब क्या होना है वो ध्यान से सुनिएगा। होना ये है भाई और बहनों कि यहां पर लाइट को इंसिडेंट होना है। किसे इंसिडेंट होना है? लाइट को। एक हरी हो गई, कोई बात नहीं, ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक। लाइट इंसिडेंट होने का मतलब यह है कि यहां पर हम फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, ठीक। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? देखिए, जब ये फोटोन, भाई एक फोटोन थोड़ी होंगे, कई फोटोन होंगे। मान लीजिए यहां पर जो इंटेंसिटी है वो 100 फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, 100 फोटोन पर सेकंड ले रहे हैं। यहां पर ये जो होगा इसका वर्क फंक्शन भी तो फिक्स होगा। इसका जो वर्क फंक्शन होगा, दैट वर्क फंक्शन विल बी फिक्स। कुछ इसका वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। और हम इसका कुछ वर्क फंक्शन मान लेते हैं। वर्क फंक्शन मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप। वर्क फंक्शन मैंने आपको बताया था, प्लेट से बाहर निकलने के लिए जो कम से कम ऊर्जा चाहिए, प्लेट से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन। ये बात मैंने आपको बताई थी, यदि आपको याद हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब है क्या, ध्यान से समझिएगा। ये फोटोन आएगा और यहां के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को टकरा के दे देगा, या फिर हो सकता है अपना कुछ हिस्सा दे। हम लोग आइडियली यह मानेंगे कि यहां पर जो फोटोन है वो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा इसके पास है, वो इसको ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, मैं यहां पर अगर आपसे कहूं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, अगर मैं आपके सामने यहां लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? E बराबर में h न्यू या hc बाई लैम्डा। यानी एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो निर्भर किस पे करती है? वो निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, या कह लो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। कॉमन सेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट। एच न्यू hc बाई लैम्डा। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या हुआ कि ये फोटोन गिर रहा है। आइए हम इसकी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं कि क्या क्या यहां पर संभव है। भाई ये फोटोन जब आएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो मे भी अपनी थोड़ी ऊर्जा दे, हो सकता है पूरी ऊर्जा दे। मैं ये मान ले रहा हूं, या हम लोग आइडियली ये मान ही लेंगे कि ये जो फोटोन गिरता है ये अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा देता है तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास 3 तरह से जाती है। कैसे, वो समझिएगा, समझाता हूं। देखो, ये है मेटालिक प्लेट। अब मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रहा हूं। ये है उसके माई बाप, ठीक, माई बाप जो कि फिक्स होंगे अपनी जगह पे, और इसमें होगा कौन? इलेक्ट्रॉन मौजूद। इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इधर उधर, आवारा गर्दी कर रहा होगा, और यहां से आया फोटोन। कौन आया? फोटोन। ऊर्जा h न्यू लेके आया, और मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन से भिड़ गया, इस इलेक्ट्रॉन से भिड़ा, अपनी पूरी ऊर्जा इसको दे दिया। अब क्या होगा समझिएगा, जैसे ही ये h न्यू मिलेगा, फोटोन की एनर्जी इसको मिलेगी, तो इस एनर्जी का 3 इस्तेमाल हो सकता है। फिर वही बात है, पॉसिबिलिटीज हैं, देयर इज नो गारंटी, ठीक। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि पॉसिबिलिटी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना चाहेगा, सरफेस पे आकर के सरफेस से फिर बाहर निकलना चाहेगा। तो जब यहां पर आना चाहेगा तो रास्ते में और भी इसके पेरेंट एटम मिलेंगे, यानी आजू बाजू वालों से टकराएगा ये। तो जो ऊर्जा इसने गेन की होगी
उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा आजू बाजू टकराने में खर्च हो जाएगा, कोलिजन में खर्च हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप भीड़ में हैं, आपने एक बोतल ग्लूकोन डी पी लिया, ग्लूकोज पी लिया, अब आपको निकलना, भीड़ है तो भीड़ से निकलने के लिए भी तो कुछ ऊर्जा खर्च होगी। फिर ना आप घर से, आपके घर में भीड़ है, आपका पर्पस है घर से बाहर निकलना। कहां निकलना? घर से बाहर निकलना। लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए घर के दरवाजे तक आएंगे फिर तो बाहर जाएंगे आप। तो घर के बाहर के बाद आपको निकलना है, मतलब घर के दहलीज पर, घर के देहरी पर आएंगे, घर के दरवाजे पर आएंगे, फिर वहां से निकलेंगे। लेकिन अगर घर के अंदर भीड़ है तो पता चलेगा कि आप घर के अंदर पहले स्ट्रगल करोगे तब तो पहुंचोगे दरवाजे तक, फिर ना बाहर जाओगे। तो कुछ एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा अपने आजू बाजू वाले पैरेंट एटम या इलेक्ट्रॉन से टकराने में। हो सकता है जो मिला सब खर्च कर दे, एक गिलास ग्लूकोन डी पी के चले थे और जो एनर्जी थी यही मर गए, तब आगे कहां निकलेंगे? ठीक, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो, तो ये पूरी ऊर्जा भी खर्च कर सकता है, थोड़ी भी खर्च कर सकता, डिपेंड करता है। अच्छा, अब मान लो पूरी ऊर्जा नहीं खर्च हुई, ठीक, थोड़ी ऊर्जा बची। अब थोड़ी ऊर्जा बची तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल ये बाहर निकलने में करेगा। तो बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। वर्क फंक्शन के बराबर ऊर्जा बाहर निकलने में खर्च कर देगा। और उसके बाद भी अगर ऊर्जा बची रह गई इसके पास, इस फोटोन द्वारा जो दी गई ऊर्जा है ये, अगर उसका इस्तेमाल इसने निकलने में किया, सॉरी निकलने में कह रहा हूं, कोलिजन में किया आजू बाजू, फिर निकलने में किया, उसके बाद भी एनर्जी बची रही, तो वो इलेक्ट्रॉन के पास एज एन काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। यानी इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद, यानी जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके पास एनर्जी बचेगी। तो तीन तरह से एनर्जी यहां पर यूटिलाइज हो रही है। एक, आपस भिड़ करके निकलने, भिड़ने में, कोलिजन में, भिड़ने के बाद निकलने के लिए, और निकलने के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त पूरी ऊर्जा, टोटल एनर्जी भिड़ने में ही खर्च हो गई तो फिर निकलेगा ही नहीं, आगे की बात ही नहीं करेंगे। अगर टोटल एनर्जी भिड़ने में खर्च हुई प्लस निकलने में हो गई, उसके बाद बची ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके पास। ये सब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा अभी, जस्ट आई विल टेक सम एग्जांपल, उससे क्लियर होगा। समझ में आ गया? तो एक फोटोन द्वारा जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, यह बात कंफर्म है कि उसको तीन जगहों में से खर्चा करेगा। पहला खर्चा यह है, हो सकता है ये हो सकता है ये ना हो, और फिर दूसरा खर्चा यह है, तीसरा खर्चा ये, पहले नंबर पे यहां खर्चा होगा, दूसरे नंबर पे यहां, तीसरे नंबर पे यहां, फाइनली ये मिलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन भी यही कहता है, एनर्जी बर्बाद नहीं होगी, कहीं ना कहीं यूटिलाइज ही होगी। तो वही तो है, यहां पर कोई नई बात नहीं की। अब मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि इसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने लिया है, तो कम से कम अगर हम यह सोच लें कि कोलिजन में कोई एनर्जी नहीं खर्च हो रही है, बिल्कुल हम उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सरफेस पे बैठा हुआ है, सपोज कर लीजिए, उसको कहीं कोलाइड ही नहीं करना, बस निकलना है, तो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर इसकी एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर hν वर्क फंक्शन से कम हुआ तो आप मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? इम्पॉसिबल। अगर मैं कह दूं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या ये निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता, इम्पॉसिबल। क्यों? अगर मान लीजिए कोलिजन में कोई खर्चा भी नहीं हुआ तो भी इतनी ऊर्जा है ही नहीं कि वो बाहर निकले। क्यों? बाहर निकलने के लिए 4 चाहिए और दे कुल 3 ही रहा होगा ये। तो अगर hν इज लेस देन W, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा भाई और बहनों। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि
वर्क फंक्शन के बराबर है ये एनर्जी इसकी। भाई इसकी एनर्जी कैसे डिसाइड होती है? फ्रीक्वेंसी से। तो यहां एच न्यू थी फ्रीक्वेंसी, अब मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी कह देता हूं, एच न्यू नॉट मान लीजिए। फ्रीक्वेंसी चेंज की मैंने, जब फ्रीक्वेंसी चेंज की तो एनर्जी इसकी चेंज हो गई। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कर दी मैंने कि ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यानी वर्क फंक्शन के बराबर हो गया। अगर इतनी एनर्जी हुई तो क्या होगा? इतनी एनर्जी पे संभव है, पॉसिबिलिटी बन गई कि नहीं बन गई? पॉसिबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉसिबिलिटी ऑफ एमिशन शुरू हो गई। अगर एनर्जी फोटोन की वर्क फंक्शन से कम है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी इतनी हुए तो पॉसिबिलिटी शुरू हुई। आप कहेंगे पॉसिबिलिटी क्यों कह रहे हैं, गारंटी क्यों नहीं कह रहे? अरे भैया ऐसा हो सकता है ना, इसने इसको 4 दिया तो 4 में से निकलने में ही खर्च हो गया 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोलिजन में ही खर्च हो गया आपस में। जब आपस में टकराने में ही ऊर्जा खर्च हो गई तो निकलेगा कहां से? भाई 4 तो निकलने के लिए चाहिए, लेकिन वहां तक की स्थिति पहुंचने में अगर पूरी ऊर्जा खर्च हो गई तो निकलेगा कैसे? खाक। तो अगर कोई आपसे कहे कि हमने वर्क फंक्शन के बराबर वाला एनर्जी का फोटोन लिया है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी का फोटोन लिया है, तो क्या गारंटी है कि एमिशन हो जाएगा? नहीं, गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? तीसरी बात, अगर मैं कहूं कि अब हमने फ्रीक्वेंसी ऐसी कर दी है कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, मान लीजिए इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, विच इज मच ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा कर दिए हो तो भी अभी गारंटी तो नहीं है, पॉसिबिलिटी अभी भी जिंदा है, पॉसिबिलिटी ऑफ एमिशन। गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है गारंटी? क्योंकि आपने 10, इस फोटोन ने इसको 10 दिया, हो सकता है इसी टकराने में इसने 10 में से 7 का खर्चा कर दिया। अगर 10 में से 7 का खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 3। अब 3 की वजह से थोड़ी बाहर आ पाएगा। खर्चा के बाद, कोलिजन में खर्च के बाद उसके पास कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा रहना चाहिए, तभी ये निकलेगा, वरना नहीं निकलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपके? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से इस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से पॉसिबिलिटी शुरू होती है, संभावनाएं शुरू होती है एमिशन की। लेकिन अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट ले लूं, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट ले लूं, यानी इस ऊर्जा से वर्क फंक्शन की कम ऊर्जा वाला फोटोन ले लूं, तो क्या एमिशन होगा? नहीं होगा। यानी ये जो बात है इसको प्रमाणित करती है कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसके नीचे एमिशन नहीं होगा। और जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे एमिशन हो ही नहीं सकता, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये वो न्यूनतम, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे एमिशन संभव नहीं है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली अगर वेव डालोगे तो एमिशन संभव है। संभव है, गारंटी तब भी नहीं। समझ में आ गया? अगर आप एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड डालते हो तो क्या होगा? मान लो कोलिजन में कोई ऊर्जा नहीं खर्च हुई, कुछ बर्बादी बेचारे के पास नहीं हुई, जो मिली कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहा बाहर निकलने के लिए, तो बस ये बाहर निकला मेटल सरफेस का, यहीं निकल के चुपचाप रहेगा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी इसके पास। देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? आके चुपचाप खड़ा होगा, यहीं पर चुपचाप ऐसे खड़ा रहेगा, यानी वो मेटल सरफेस के ठीक बाहर खड़ा हो जाएगा। आपके घर का ठीक बाहर का जो पोर्शन है वो आपके घर की दहलीज है, वो आपकी थ्रेशोल्ड। आपने सुना होगा ना हिंदी फिल्म में, अगर इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो आज से तुम मेरी बेटी नहीं। तो वो दहलीज क्या है? वही है वो दहलीज। घर का हिस्सा नहीं है दहलीज, घर के ठीक बाहर दहलीज है। समझ में आ रहा है? ड्योढ़ी, दहलीज। तो इलेक्ट्रॉन
अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो बस दहलीज पे ही आएगा, अगर कोई बर्बादी नहीं हुई तो। ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो इस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होती है। इसका मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे एमिशन नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि भैया एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी, एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगी, हम उस वेवलेंथ को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले लाइट की जो वेवलेंथ होती है, इसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और हम बोल रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी के नीचे एमिशन नहीं होगा, यानी इस वेवलेंथ के ऊपर एमिशन नहीं होगा। अरे क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। समझिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मैं एक ऐसे पिक्चर से समझाता हूं तो ज्यादा समझोगे। देखो, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और वेवलेंथ अगर घटाओगे तब एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, समझ में आ रहा है? यह है वर्क फंक्शन वाली एनर्जी। फ्रीक्वेंसी हमने ली यहां, ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, ये न्यू नॉट, और वेवलेंथ कम करते गए, लैम्डा नॉट। अब ये डब्ल्यू वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है। अगर मैंने इसके नीचे फ्रीक्वेंसी ली तो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम आएगी, और इसके ऊपर अगर मैंने ले ली तो वर्क फंक्शन से कम आएगी एनर्जी, और वर्क फंक्शन से अगर एनर्जी कम होगी फोटोन की तो एमिशन संभव नहीं है। यानी ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे एमिशन संभव नहीं है, और ये मैक्सिमम, यहां लैम्डा बढ़ रहा है नीचे जाने पर, ठीक है, नीचे जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके ऊपर एमिशन संभव नहीं है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट डालने से एमिशन हो ही जाएगा? अरे पॉसिबिलिटी, उसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी, गारंटी तो कहीं नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन डालें और एमिशन हो ही ना भाई और बहनों, एमिशन हो ही ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके? राइट। अब आइए, तो आपको 2 टर्म मैंने एकदम क्लियर कर दिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब याद करिए, मैंने लास्ट टर्म में आपको लास्ट लेक्चर में एक बात कही थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम लाइट को वेव मान लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं। किसी भी फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड बढ़ा करके एनर्जी बढ़ाई जा सकती थी, और अगर फोटोन नहीं निकल रहा है तो निकाला जा सकता था, नहीं निकल रहा था तो निकाला जा सकता था। किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन संभव था अगर हम वेव मानते तो। पर प्रैक्टिकली अगर जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, प्रयोगात्मक तौर से ऐसा नहीं मिला। इसका मतलब यह हुआ कि वेव जो नेचर है उसका, वो वहां से उस नेचर से वो एक्सप्लेन नहीं होता है। उसके लिए अगर मैंने पार्टिकल नेचर को मान लिया तो एक्सप्लेन कर गए कि देखो भैया, हमको दिख भी रहा है कि अरे यार इस फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो कैसे निकलेगा, एनर्जी ही कम है तो निकालेगा कैसे? इम्पॉसिबल है ना, नहीं निकाल पाएगा। निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और वो मिनिमम एनर्जी भाई और बहनों वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपसे एक सवाल ऐसे ही पूछ ले रहा हूं, चूरन चटनी सवाल है। सवाल यह है कि एक मेटालिक प्लेट है, उसके ऊपर हमने अल्ट्रावायलेट रे डाली पर एमिशन नहीं हो रहा है, अल्ट्रावायलेट डाली, एमिशन नहीं हो रहा है। कौन सी लाइट डालें कि एमिशन हो जाए? रेड लाइट, सॉरी ब्लू लाइट डालें। अल्ट्रावायलेट पे एमिशन नहीं हो रहा, याद रखना, अल्ट्रावायलेट पे एमिशन नहीं हो रहा। जवाब पहले मन में दे देना। दूसरा रेडियो वेव, और तीसरा कोई और ले लो, इंफ्रारेड,
और चौथा है गामा या एक्स रे या गामा रे। बताओ कौन सी वेव हम डालें कि एमिशन हो जाए। अब आपको इसका जवाब देने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, रेडियो। भाई मैंने क्या कहा कि यूवी पे नहीं हो रहा है एमिशन, इसका मतलब यूवी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है, यूवी की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी अपनी, एमिशन नहीं हो रहा है तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। दूसरे लफ्जों में इससे कम वेवलेंथ चाहिए। आप जानते हैं इस स्पेक्ट्रम में आगे जाने से वेवलेंथ बढ़ता है। अब यूवी से कम वेवलेंथ जिसका है या भाई वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। यूवी से जिसका वेवलेंथ कम हो या कह लो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वो आंसर हो सकता है। तो यूवी के पहले गामा और एक्स है, तो इससे कम वेवलेंथ इन्हीं लोगों का होगा और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इन लोगों की होगी, क्योंकि आगे जाने पर फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, तो गामा या एक्स में कोई डाल दो तो एमिशन हो जाएगा। आंसर में गामा पड़ा हुआ है तो ऑप्शन में गामा पड़ा हुआ है, इसलिए आंसर गामा हो जाएगा। समझ में आ गया? देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर जस्ट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का परिभाषा बताया मैंने। आइए हम इसको एक और प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं। यहां पर जो हमने लिया है, राइट, यहां पर ये जो फोटोन गिर रहा है, हमने उसकी इंटेंसिटी तय की है कि 100 फोटोन पर सेकेंड गिर रहा है, राइट। और यहां पर क्या हुआ, ये फोटोन जब गिर रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हम ये मान लेते हैं कि इस फोटोन की जो ऊर्जा है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अगर आपने इसकी ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानी है तो क्या होगा भाई, फोटोन की ऊर्जा यानी हमने h न्यू मान लिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारा वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारे इलेक्ट्रॉनों को मिलेगा, उसका खर्चा कहां कहां होगा। एक तो कोलिजन में खर्च हो जाएगा, दूसरा स्टेप पे वर्क फंक्शन और तीसरे पे काइनेटिक एनर्जी। देखो इससे बचेगा तो ये और इससे बचा तो ये इस क्रम में चलेगा, इससे बचा तो ये और इससे बचा तो ये। अच्छा, एक यहां पर और फैक्टर है कि 10 का 10 मिले इलेक्ट्रॉन को, ऐसा जरूरी भी नहीं है, पर हम लोग क्या मानते हैं 10 का 10 मिले, 10 का पूरा 10 का 10 ट्रांसफर हो गया। ठीक, आओ चलो, अगर मान लो जो आपसी कोलिजन है निकलने में इसका खर्चा होगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो बाहर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि बचा कितना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन 7 का खर्चा हो गया। वर्क फंक्शन कम से कम 4 चाहिए, निकलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, नो एमिशन, यहां एमिशन ही नहीं होगा। देख रहे हैं 10 का 10 मिल गया है इलेक्ट्रॉन को, फिर भी एमिशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपस में कोलिजन में ही खर्च कर दे रहे हैं ये। अच्छा, मान लो इसने आपस के कोलिजन में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा किया। कितना खर्चा किया भाइयों बहनों? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बचा कितना? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा ये करेगा अब निकलने के लिए, और जब 6 का खर्चा बेचारा भिड़ने में खर्च कर दिया, सबसे कोलिजन में खर्च कर दिया, 4 लेकर के बाहर आया तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं। हो सकता है इधर उधर के कोलिजन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा हो सकता है 4 का खर्चा हो सकता है 3 का खर्चा हो सकता है 2 का खर्चा हो सकता है 1 का खर्चा हो सकता है खर्चा ही ना हो। आपस में जो जब निकलने के लिए जो कोलिजन होगा उसका बाकियों से, उसमें पता चला एनर्जी ही नहीं खर्च हुई। अच्छा, अगर 5 का खर्चा हुआ तो बचा कितना? 5। अब 5 में से 4 ये खर्च कर देगा निकलने के लिए, बाहर आएगा निकल के, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा रह गया है, वो उसके पास एज एन काइनेटिक एनर्जी आएगी। नेक्स्ट सिचुएशन, 10 मिला, 4 का खर्चा कोलिजन में, 4 बर्बादी कर दिया, 4 बर्बाद, बचा 6 में से 4 खर्च किया निकलने में,
बाकी बचा 2 काइनेटिक एनर्जी। ठीक, फिर उसके बाद हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया कि उसमें वेस्टेज हुआ, तो बचा 7, 4 निकलने में बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी। 2 अगर बर्बाद किया 8 बचा, 4 निकलने में 4 काइनेटिक एनर्जी। 1 बर्बाद किया 9, 4 खर्चा हुआ, निकलने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई बर्बादी नहीं हुई, तो 4 का खर्चा निकलने में और बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज अ काइनेटिक एनर्जी। इस एनालिसिस से हमको एक बात समझ में आई कि भाई जब यहां 100 फोटॉन गिरेंगे और 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन एक जैसी ऊर्जा नहीं रखे होंगे, एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं रखे होंगे। क्यों? हो सकता है किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी के पास हो ही ना काइनेटिक एनर्जी, चुपचाप बैठा हुआ इसे एकदम बिल्कुल लोड़ूस, और किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी के पास 2, किसी के पास 3, कोई एकदम 6 इलेक्ट्रॉन लेके दंदना रहा है एकदम कि हमारे पास 6। समझ आ रहा? यानी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देयर इज वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, दीज ऑल आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, सारे प्रोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होगी भाई और बहनों, उनकी रेंज होगी 0 से लेकर मैक्सिमम तक, कुछ भी हो सकती है, पर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं ये कहूंगा, यदि फोटॉन की कुल ऊर्जा, ध्यान से देखो, फोटॉन की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाए और कोई बर्बादी ना हो कोलिजन वोलिजन में, तो वर्क फंक्शन के बराबर जो ऊर्जा होगी वो निकलने में खर्च होगी। भाई उसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है ना, जिसकी कोई निकलने में बर्बादी नहीं हुई। यानी आप फील करोगे तो सरफेस वाले होंगे लगभग सारे, तो निकलने में कोई बर्बादी नहीं हुई, प्लस जो बचा हुआ एनर्जी है वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, और ये काइनेटिक एनर्जी सभी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस इज द इक्वेशन। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा ke max इज इक्वल टू h nu माइनस में w। क्लियर? h nu माइनस में w। ठीक है, अब यहां पर एक बात आप गौर कर सकते हैं, h nu माइनस में w है, तो यहां पर ke max बराबर में क्या लिख सकते हैं? h nu माइनस में h nu नॉट, अरे कुछ भी लिखा जा सकता है, इसे बहुत से बन जाएंगे, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। क्यों? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h nu माइनस में h nu नॉट। यही इक्वेशन कहलाता है आइंस्टीन की इक्वेशन, ये सब इसी के रूप है, आइंस्टीन्स इक्वेशन भाई और बहनों। अगर मैं चाहूं तो इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, क्या? ke मैक्स बराबर में hc बाई में लैम्डा माइनस में hc बाई में लैम्डा नॉट, या फिर यहां पर लिख सकते हैं हाफ mv मैक्स का स्क्वायर बराबर में hc बाई में लैम्डा माइनस में hc बाई में लैम्डा। तमाम रूप हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स इक्वेशन। समझ में आई बात? तो एक चीज हमको क्लियर हुई कि जो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां से 100 फोटॉन गिरने पे, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, कुछ कम एनर्जी वाले भी होंगे, कोई 0 काइनेटिक एनर्जी वाला भी होगा, कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी होगा। तो 2 बातें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये दोनों मैंने आपको समझाई, और मैंने आपको यह बता दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से डिटरमाइन हो रही है। क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। हां, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ सकती है जब फोटॉन की ऊर्जा इससे ज्यादा आ जाए,
10 से ज्यादा आ जाए। और फोटॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? फ्रीक्वेंसी पर। यानी फ्रीक्वेंसी का संबंध मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से है। एक इस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा, जितना बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा इसकी मैक्सिमम, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा इसकी एनर्जी होगी वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वाली होगी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और चाहो तो इसको हम गणित से भी साबित कर सकते हैं। ये देखो, यहां देखो, जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा क्योंकि ये तो फिक्स है ना, उतना ज्यादा ये आएगा। अगर आप चाहें कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ खींचे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ खींचे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आया क्या? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर मैं आपको यहां पर ग्राफ खींच के दिखाऊं, किसका किसका? काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मुझे कहना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप सोच के देखिए, जो मैंने एनालिसिस करी थी कि अगर यहां पर मैंने कहा था अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी डाल दी तो उसके पहले तो निकलेगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करना मूर्खता है। हां, अगर वर्क फंक्शन, अगर मान लो थ्रेशोल्ड के बराबर जब फ्रीक्वेंसी डालोगे, थ्रेशोल्ड के बराबर, तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर आपने डाल दी। मान लो यहां पर आपने थ्रेशोल्ड के बराबर कर दिया एच न्यू को, थ्रेशोल्ड के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 0। मतलब नहीं समझे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और 4 ही का फोटॉन गिरे। अब मान लो बर्बादी कुछ नहीं हुई है, तो 4 की 4 मिल गई कि नहीं मिल गई? वो 4 लेके बेचारा बाहर आ जाए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी? कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचना चाहते हो तो ये y एक्सिस पे है, ये y बराबर में ये कुछ m होगा, ये x होगा, mx माइनस सी। ग्राफ y इज इक्वल टू mx माइनस सी का क्या बनता है? ये बनता है स्ट्रेट लाइन, ये c आता है। लेकिन भाई और बहनों, यहां पर क्या होगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसके नीचे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। ये थ्रेशोल्ड के आगे काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलना शुरू होगी। ठीक, क्लियर है? जैसे जैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और कैसे बढ़ेगी वो मैंने आपके सामने खींच दिया। ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आपके समझ में आई होगी। क्यों हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन सब की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती है। 0 से लेकर के इस अधिकतम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे। अब सोच करके देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से अब सोचवाने जा रहा। अब यहां से क्या हुआ कि भाइयों बहनों, ये इलेक्ट्रॉन यहां निकले, 100 थे, 100 निकल रहे होंगे हर सेकंड। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो यहां से कूदते फांदते पहुंच गए, जबकि इस जगह पे कोई पोटेंशियल नहीं लगा था, 0 मान लो, कोई पोटेंशियल नहीं था। बावजूद इसके कुछ यहां पहुंच गए, ये पोटेंशियल स्विच ऑफ था, कोई पोटेंशियल नहीं लगा था। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, ये इतना दूर नहीं होता प्लेट, वो दिख रहा है कि एकदम, ऐसे थोड़ी है कि सिमरन और राज की तरह चलेगा कि हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत क्लोज होता, मैंने दूर बनाया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जेटिक होंगे वो पहुंच जाएंगे कि हम आ रहे हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और इसमें आपको करंट दिखना शुरू होगा, बहुत मामूली करंट होगी, बहुत मामूली करंट होगी, पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये जो करंट इसमें दिखाई देगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट बन गई, इसको हम फोटो करंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसकी देन है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की देन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट बनी, नाम है फोटो करंट। अच्छा, आप नहीं माने, आपने
इस प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा करके, मतलब उसको पॉजिटिव कर दिया। कैसा कर दिया? पॉजिटिव। और लगे बढ़ाने आप इसको, खूब पॉजिटिव, धुआंधार पॉजिटिव करने लगे कि हम बढ़ाएंगे। जैसे ही आप पॉजिटिव करोगे और इसे मान लो रिलेटिवली निगेटिव करते हो, भाई रिलेटिवली इसके निगेटिव ही हो गया ये, तो यहां पर भाइयों और बहनों एक इलेक्ट्रिक फील्ड का उदय होगा। किसका उदय हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का उदय होगा। सोच के देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो जो बेचारे कम एनर्जी वाले थे वो भी पहुंचने लगे कि चलो भैया हम भी चल रहे। आप और बढ़ाओ और पहुंचने लगे। जो एकदम मजलूम चुपचाप यहीं बैठा था उसने कहा अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, चलो 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 चलो। तो आपने पोटेंशियल बढ़ाते 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 सबको खींच लिया, 100 के 100 खींच लिया। यानी अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जा रहे हैं। क्या अब आप इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि गिरा जब 100 रहे हो पर सेकेंड तो निकलेगा भी 100 पर सेकेंड। तो अब 100 से ज्यादा खींच पाओगे क्या? जब निकल ही रहा है 100 तो उससे ज्यादा थोड़ी खींच पाओगे। अब पिताजी की कमाई ही 5-10 हजार रुपए है तो महीने का 10 हजार रुपए से ज्यादा थोड़ी कोई खर्च कर पाएगा। मतलब आपकी या किसी की भी कमाई 10 हजार रुपए, 10 हजार थोड़ी उड़ा पाएगा ज्यादा। ही जब 100 फोटोन रहे हैं तो 100 से ज्यादा थोड़ी खींच पाओगे। तो अब 100 से ज्यादा जब नहीं खींच पाएंगे तो एक समय के बाद जो करंट बढ़ रही थी, चार्जेस पहुंच रहे थे वो बढ़ते जा रहे थे ना, तो कुछ समय के बाद वो करंट कांस्टेंट हो जाएगी। भाई और बहनों, इस करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। आइए मैं इसको एक ग्राफ से और ज्यादा आपको क्लियर करता हूं, है ना। ये तो इसका ग्राफ, एक ग्राफ आपके सामने बना रहे हैं। यहां पर वो है कौन सी अपनी करंट है और यहां पर प्लेट का पोटेंशियल। जब 0 लगाया था तो कुछ करंट थी भैया, कुछ करंट थी कि नहीं थी? जब आपने सामने कोई पोटेंशियल ही नहीं लगाया था तो करंट थी, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाना शुरू किए तो ये बढ़ना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गई। ये जो कांस्टेंट करंट आती है भाई और बहनों, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। ठीक है, समझ में आ गया? आपने फेसिंग प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाया, फेसिंग प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाया और बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आया कि 100 के 100 जाने लगे। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं सैचुरेशन करंट बढ़ाना चाहते हो, क्या करो? क्या करो? सैचुरेशन करंट बढ़ाना चाहते हो, अगर आप सैचुरेशन करंट बढ़ाना चाहते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, कोई असर नहीं डालेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी डालोगे तो एक फोटोन की ऊर्जा में बदलाव आएगा ना, पर एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। अगर आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, सोचिए जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज किया, तो आप एक फोटोन की ऊर्जा ही तो बदल पाओगे। और एक फोटोन की जब ऊर्जा आप बदलोगे तो क्या होगा? सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज की और कुछ नहीं। तो आप एक फोटोन की ऊर्जा बदलोगे, लेकिन एक फोटोन, अरे टकराएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन से ना। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, चाहे पिद्दी को भेजो चाहे पहलवान को भेज दो, निकलेगा तो एक ही ना, 100 का 100 ही निकलेगा। और करंट किस पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, फ्रीक्वेंसी मत डिस्टर्ब करो, इंटेंसिटी बढ़ा दो। अगर फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करो और इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दो, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी सैचुरेशन करंट का संबंध फ्रीक्वेंसी से नहीं, लाइट की इंटेंसिटी से होता है। किससे होता है? लाइट की इंटेंसिटी से होता है। वन शॉट में पढ़िए, कोई ज्यादा झमेला मेला है नहीं, एक बार क्लिक कर गया तो सब आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। अब आप नहीं माने, आपने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब हम पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं ना, हम जिद्दी, हम यहां निगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे।
अब जब आप निगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तो रिलेटिवली ये पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उन इलेक्ट्रॉन को जाने तो कहा हाँ चलो फोर्स इधर लग रहा है, वापस चलो, खट खट खट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको कहेगा वापस चलो, यानी करंट कम होना शुरू होगी। आप और निगेटिव लगाई तो जो भाई बड़े पहलवान थे वो चले जा रहे थे कि हमको अब रोकोगे, हम तो जाके रहेंगे, तो जो करना है कर लो। तो पता चला 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वो बेचारा रुक गया, कहा कि भैया हम तो अब हमारी हिम्मत नहीं। 5 वाला जा रहा था कि हमको नहीं रोक पा रहा, आपने और इधर से निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, फोर्स लगा, वापस आ जाएगा भैया, 5 वाला भी आ गया। लेकिन अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी लेके जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी, वो तो पहुंच ही रहा है। आपने कहा हम अब निगेटिव पोटेंशियल इतना बढ़ा देंगे कि ये 6 वाला भी कमबख्त मुआ नहीं पहुंच पाएगा। जाएगा, कोशिश करेगा, जा रहे हैं आ रहे हैं, प्लेट के पास जैसे पहुंचा पूरी एनर्जी खत्म। क्यों? क्योंकि फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहा होगा ना इसमें, और ये अपने निकला भक्त से काइनेटिक एनर्जी थी। इसने कहा कि हम जाएंगे, फोर्स अलग रहा अपोजिट का, जा रहे हैं, बर्बाद हो गया, वापस चलो ऐसे। यानी फिर से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा भाइयों बहनों, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जब आप सबसे बड़े पहलवान का भी रीएब्जॉर्प्शन करा दोगे तो अब बताओ, अब कोई बचा है जो जाएगा प्लेट पे? कोई नहीं बचा है। यानी अब करंट 0 आ जाएगी। यानी कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया आपके सामने, इस ग्राफ में जब आप पोटेंशियल प्लस, इधर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, जब हम निगेटिव की तरफ चलेंगे, बढ़ाएंगे, तो करंट कम होती जाए, और एक सर्टेन पोटेंशियल होगा जब करंट 0 हो जाएगी। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को फेसिंग प्लेट पे अप्लाई कर देने से बहने वाली फोटो करंट 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी की मजाल नहीं कि वो निकल के उस प्लेट तक पहुंचे। जो भी एनर्जी लेके निकलेगा भी वो अपनी ऊर्जा बर्बाद करके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस को लगाने पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी तबाह हो जाता है, अपनी ऊर्जा को तबाह कर लेता है। यानी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, इसका लॉस होता है अगेंस्ट कहां? वर्क डन अगेंस्ट दिस पोटेंशियल, इसके अगेंस्ट वर्क करने में। वर्क का फॉर्मूला QV होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हो, यहां होगा EV0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है और V0 पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो लॉस्ट होगा कहां पर? वर्क डन अगेंस्ट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल में। कहां खर्च होगा? वर्क डन अगेंस्ट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल सी बात है जो मैंने आपसे की है भाई और बहन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। समझ में आ गया? अगर हाफ mv max EV0 के बराबर है तो इसका मतलब यह भी हुआ भाई और बहनों कि हम चाहें तो हम इसके लिए जो इक्वेशन लिखे थे वो अलग तरह से लिख सकते हैं। आपने इक्वेशन क्या लिखा था? हाफ mv max का स्क्वायर बराबर में hν माइनस hν0 लिखा था कि नहीं लिखा था? तो हाफ mv max की जगह लिख सकते हैं EV0 बराबर में hν माइनस hν0। एक बात कंफर्म है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, ये बाय डिफॉल्ट है। ये अपने दिल दिमाग जान जिगर गुर्दे फेफड़े तिल्ली यहां तक कि पैंक्रियाज में भी बैठा लीजिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपसे कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, इसका मतलब निगेटिव में बढ़ गया, घट गया यानी निगेटिव में घट गया। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना लगाना है ये किस पे डिपेंड करेगा? आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप यहां पर अगर फोटोन की संख्या बढ़ाएंगे, भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल निर्भर करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे। जितनी ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा,
और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का सीधा संबंध किससे है? गिरने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी से। क्यों? गिरने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको बर्बाद करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को रीअब्सॉर्ब कराने के लिए। तो आई होप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपके समझ में आया होगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जैसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वहां EV नॉट है। बस दोनों में एक फर्क आता है, वो फर्क मैं आपको समझाता हूं। फर्क क्या आता है वो देखो। यहां इक्वेशन ये बनी, इस ग्राफ का स्लोप क्या आया? मैच कराओ, H मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और न्यू का स्लोप क्या आया है? H, y बराबर mx माइनस सी, स्लोप H। अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। तो इसका ग्राफ बनेगा भाई EV नॉट बराबर क्या होता है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा? H बाई ई से भाग दे दो दोनों को, न्यू माइनस में H न्यू नॉट बाई में E। एक बात याद रखना है, यहां पर आपको इस ग्राफ में V नॉट की पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी, पर भाइयों बहनों V नॉट की पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती, V नॉट हमेशा निगेटिव होता, राइट? तो ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये उसके मॉड का ग्राफ है, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो यहां पर ये हो जाएगा y बराबर में mx माइनस में c, यानी ग्राफ वही बनेगा। फिर से इसके पीछे का ग्राफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला फोटोन डाला, वर्क फंक्शन से कम वाला डाला, तो काइनेटिक एनर्जी होगी? होगी नहीं काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन से अगर कम कर दिया। और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो काहे का स्टॉपिंग पोटेंशियल? वर्क फंक्शन के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र शुरू होगा। क्यों? वर्क फंक्शन के बाद, यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा दोगे एनर्जी तभी तो ना काइनेटिक एनर्जी आएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी आएगा तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करोगे। क्या इसे हवा में डॉट कॉम कर लोगे? तो y इक्वल टू mx माइनस सी। लेकिन यहां पर जो ग्राफ का स्लोप आया है वो आया है h बाई में e। ठीक है, ये फर्क है काइनेटिक एनर्जी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ग्राफ सेम आ रहा है पर फर्क काहे का है? स्लोप का है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मैंने आपको समझाया। मैंने आपको करंट और प्लेट पोटेंशियल, जो सामने की प्लेट थी, फेसिंग प्लेट थी, उसका पोटेंशियल का ग्राफ आपको समझाया। उसके बाद मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ समझाया। तो आपके समझ में ये पूरी घटना आ गई होगी भाइयों और बहनों, राइट? कि जब यहां पर लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट इंसिडेंट होगी भाइयों और बहनों, अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो एमिशन नहीं होगा। उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ठीक, जब आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा दोगे, यानी इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तो भी जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन पॉसिबिलिटी है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का किस तरीके से क्या रिलेशन था, ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया भाइयों बहनों। ठीक है, एक बार मैं मॉड्यूल खोल देता हूं, उसे भी आपको पढ़ा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा और हौसला मिल जाए कि भाई जो बात पढ़ाई गई और जो कही जा रही है उसमें क्या मामला है। आइए, सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटिंग लाइट बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अकर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, उसके बारे में। वर्क फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, मैंने बताया था कल लास्ट लेक्चर में। नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। लाइट फोटोन जब इंसिडेंट करता है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, बता दिया है। अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है तो नहीं होगा। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है फोटोन की या बराबर है तो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में आकर, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, में आकर, भाषा भाई साहब, भाषा में आकर, इफ द free electron and metallic surface absorb all the energy of incidenting photon, then energy equal to work function is used for just emission of electron rest। यही मैंने बताया आपको पूरा इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको खिंचवाया, ये दो मेटल के लिए खींचा गया, मैंने एक ही मेटल के लिए खिंचवाया था।
उसके बाद मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में या फोटो करंट के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड कलेक्टिंग प्लेट increased then the value of photo current increases up to a maximum and constant value. This photo current is called as saturation current. The value of saturation current depends on intensity of incidence, not on frequency or wavelength of incidence. ये मैंने बताया, और यहां पर वो जो मैंने ग्राफ बनाया ना करंट वाला और वीपी वाला, वो बना लेना, ठीक, और नहीं तो नोट्स में ही बना लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र किया, when negative potential is applied on connecting plate the photoelectron get repelled by collecting plate or facing plate. For a particular negative potential of collecting plate, the photoelectron are emitted but reabsorbed by the emitter plate, or in other words, the maximum kinetic energy of photoelectron is destroyed against this potential. Then the negative potential of facing plate is called as stopping potential. और इसका भी मैंने ग्राफ आपको बता ही दिया। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंटिंग लाइट, नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटिंग लाइट, एज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये मैंने आपको बात बता दी भाई और बहनों, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को डिफरेंट फैक्टर के इफेक्ट पढ़ने हैं और इसके न्यूमेरिकल, इसके लिए आप लोग अगले वीडियो तक इंतजार करिए। इसका तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का जिक्र मैंने कर लिया है। इसके अगले के अगले लेक्चर में, तब पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन लगवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, जरूर कमेंट करें, उससे हौसला मिलता है और अपने को सुधारने का मौका भी। थैंक यू वेरी मच।